नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं। इसके बाद पीओके में कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। 13 अगस्त की तारीख तय हुई है। 13 अगस्त को पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। इसका ऐलान आज ही कर दिया गया है। पीओके में मुनीर की फौज ने अब तक 125 से ज्यादा लाशें गिरा दी हैं। पीओके ने साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान से ना बात होगी, ना कोई समझौता होगा, सिर्फ एक्शन होगा। 13 अगस्त को पीओके में दिखने वाली एक्शन फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर इस रिपोर्ट में देखिए। आज से पीओके ने नाम बदल लिया। आजाद नहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर की बेटी, आजाद नहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर की बेटी। पीओके ने पाकिस्तानी झंडा पैरों तले रौंद दिया। दुश्मन के हाथों में खेलने की जो कोशिश की है, पंद्रह अगस्त से पहले पीओके का 13 अगस्त। अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपना एक नया एलामिया जारी करेगी। तुम पैसे के लिए किसी भी निहत्थे आदमी पर गोली चला सकते हो, पैसे के लिए किसी भी निहत्थे आदमी को कत्ल कर सकते हो। खून देने वाले दहशतगर्द होते हैं, खून गिराने वाले दहशतगर्द होते हैं। नफरतों के बीज उतने ही बोए जिसकी फसल काटने के आप इस्तिताअत रखते हो। सड़क पर पानी की तरह बहता ये खून, ठेला गाड़ी में पानी के साथ तैरता ये लाल रंग, ये पीओके का लहू है। एक 12 साल के लड़के का खून है जिसे पाकिस्तान की फौज ने गोलियों से छलनी कर दिया। ये लड़का अपने घर के बाहर मोहल्ले में ही नारे लगा रहा था, लेकिन मुनीर के फौजियों को गवारा नहीं कि कोई अपने घर के बाहर या अंदर भी उनके खिलाफ मुंह खोले। घर के बाहर एक लड़के को मारा और घर के अंदर भी एक कश्मीरी को मार डाला। यहाँ से गोली आई है, ये देखें घर के अंदर बंदा महफूज नहीं है। रोड से कितने दूर है जगह, लेकिन फिर भी यहाँ से लाग के और बंदा घर के अंदर ही। अभी हालात आप देख सकते हैं, घर के अंदर भी बंदा महफूज नहीं है। 2 महीने से मुनीर की फौज का ये खून खराबा, ये ना थमने वाली कत्लो गारत देखकर पीओके की आंखों से हर नकाब उतर चुका है, चाहे वो इस्लामिक भाईचारे के नाम पर हो या पाकिस्तानियत के नाम पर हो। सच्चाई पीओके के सामने एकदम साफ है और आंखों के ठीक सामने है। पीओके को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का नाम दिया है ताकि नाम की आड़ में पीओके और दुनिया के लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। 78 सालों से पीओके अपने आप को आजाद कश्मीर कहता रहा, लेकिन अब पीओके के लोगों ने खुद इस नाम को ठोकर मार दी है और अपने आप को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कह रहे हैं। ये वही नाम है जो भारत ने कश्मीर के इस हिस्से को दिया है। आजाद नहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर की बेटी। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप अपने आप को पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्यों कह रहे हैं, जबकि आप तो आजाद कश्मीर के ताल्लुक रखने वाले हैं। मैं आपको ये बताती चलूं कि हमें भी शुरू से यही बताया गया था कि हम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम रहते हुए आजाद हैं, और जब हमने इसी आजादी को इस्तेमाल करते हुए अपने हुकूक मांगे तो हमें कहा गया कि तुम आजाद नहीं, तुम मकबूजा हो, तुम पाकिस्तान के अंडर मकबूजा हो। तो मुझे ये बताएं कि ये हमने अपने ऊपर लेबल नहीं लगाया, ये आप लोगों ने हमारे ऊपर लेबल लगाया है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हैं। और दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे आके कहती हैं कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मेरा बाप कश्मीरी, मेरी माँ कश्मीरी, मैं कश्मीर की बेटी हूँ। तो आप वो कश्मीर की पहली बेटी होंगी जो अपने ही भाइयों, अपने ही बहनों और अपनी बेटों के मरने पर जश्न मना रही होंगी, क्यों आप ही वो कश्मीर की पहली बेगैरत बेटी हैं जो अपने बहन भाइयों के मरने पे जश्न मना रही हैं। नफरतों के बीज उतने ही बोए जिसकी फसल काटने के आप इस्तिताअत रखते हो। बात सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है। पीओके में बागी हो चुकी आवाम ने कुछ और बड़ा ठान लिया है। ये अगस्त मुनीर को बहुत भारी पड़ने वाला है।
11 अगस्त को बलोचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान पहले ही कर दिया है और अब पीओके ने भी कहा है कि 13 अगस्त को वो बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा है। समझा ये जा रहा है कि ये ऐलान पीओके की आजादी की राह में पहला बड़ा कदम होगा। 13 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा की 13 अगस्त 1948 की करारदाद की रोशनी में अपना एक नया एलामिया जारी करेगी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अवाम नास, खवातीन, बच्चों से अपील करती है कि रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मोरखा 13 अगस्त 2026 को तमाम छोटे बड़े शहरों देहातों में और 10 जून से जारी एहतजाजी धरनों में भरपूर एहतजाजी मुजाहरे करें और पूरे खित्ते में पुरअमन धरनों को मुनज़्ज़म करें। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मीडिया और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों की इंतहाई मशकूर है जिन्होंने 5 जून से अब तक पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से नाते और पुरअमन अवाम के कत्लेआम और जुल्म और बर्बरियत और बदतरीन दहशतगर्दी को बेनकाब किया। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठकर भाषणबाजी करते रह गए, मुनीर रावलपिंडी में बैठकर बंदूकें दिखाता रह गया और इधर पीओके हाथ से निकल गया। फिर से सुन लीजिए, पीओके ने पाकिस्तान का दिया हुआ फर्जी नाम यानी आजाद कश्मीर को ठोकर मार दी है और 13 अगस्त को बड़े फैसले का ऐलान होने वाला है। जो होना है वो पीओके के बच्चे बच्चे की जुबान पर अभी से है। ये जो DGISPR है साहब, आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा लाडला बच्चा है। ऐसे लाडलेपन से आप हमें माफी दें, आप हमें अपना दुश्मन ही समझे। जो लाड की आड़ में आप हमारे भाइयों को ऐसी किसी ये काली भेड़े मंगवाकर हमारे भाइयों को शहीद कर रहे हैं ना, ये अपने काली भेड़े उठाए, ये लाड उठाए और हमारी रास्ता खाली करे। तुम्हें इंशाल्लाह यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा और तुम्हें उसी पार्सल के साथ पाकिस्तान की तरफ रवाना किया जाएगा। नफरतों की ऐसी इंतहा हो जाएगी, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को अंदाजा भी नहीं था। पीओके में पाकिस्तानी झंडे को आग लगाकर पैरों तले रौंदा जा रहा है और पाकिस्तानी फौज के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं कि मुनीर के कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रहे होंगे। ये जो सिपाही पूरे मुल्क में, बलोचिस्तान में, KPK में, यहाँ कश्मीर में, जहाँ जहाँ निहत्ते आवाम पर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी हालत, तुम सिपाहियों की हालत जो है वो एक दवाई से भी नीचे गिर गई है। तुम्हारी हालत इतनी गिर गई है कि तुम पैसे के लिए किसी भी निहत्ते आदमी पर गोली चला सकते हो, पैसे के लिए किसी भी निहत्ते आदमी को कत्ल कर सकते हो। के पीछे कर्नल जनरल है, सबके पीछे कर्नल जनरल है और इन्हीं की फैलाई हुई गुर्बत है। पाकिस्तान जो पत्थर किसी जमाने में जम्मू कश्मीर के गुमराह युवाओं के हाथ में थमाता था, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही पत्थर LOC पार करके पीओके के युवाओं के हाथों तक पहुंच गए और निशाने पर मुनीर की फौज आ गई। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखने वाली फौज आज पीओके को फलस्तीन बनते देख रही है। हम अपना खून भी देंगे, लेकिन दुनिया आज देखे कि हम दहशतगर्द नहीं है। लोगों खून देने वाले दहशतगर्द नहीं होते, खून गिराने वाले दहशतगर्द होते हैं। दुनिया वालों बताओ, क्या ये दहशतगर्द है? क्या इनके हाथ में कलाशनिकोव है? बताएं, हमें बताएं। कश्मीरी फरियादी है और आज कश्मीरी फरियादी है अपने वकील के खिलाफ। क्या वकील, तू क्यों बिक गया? तूने क्यों हमारा खून निकाला? जनरल मुनीर सऊदी अरब में त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता करके आया है। तुर्की और सऊदी अरब के लिए अपनी फौज किराए पर देने का वादा करके आया है, लेकिन पीओके में अपने वर्दीधारियों की वर्दी बचा पाने में भी नाकाम है। पाकिस्तान से पीओके आई पंजाब पुलिस की वर्दियां पीओके के हर गली चौराहे पर लहरा रही हैं। गले तक पाकिस्तान की नफरत में डूबे पीओके के बागियों ने फोर्सेस की वर्दियां ही उतरवा ली। यहाँ पर अमेरिका के दलालों का कब्जा है, यहाँ फौजी जर्नैलों की सूरत में कब्जा है और उन जर्नैलों ने आगे
दलाल नुमा अपने सियासी जो है वो जो ब्रोकर रखे हुए, ब्रोकर जो इन्होंने सियासी रखे हुए, आगे व्हाइट कॉलर ब्रोकर रखे हुए, जो बाजार नाटक करते हैं सियासी रहनुमा होने का, लेकिन वो सियासी रहनुमा नहीं है। एक तरफ BHA, एक तरफ अपने बच्चों के लिए बेकन हाउस, एक तरफ जो है वो अपने बच्चों के लिए रूल स्कूल सिस्टम, और दूसरी तरफ क्या है अपने बच्चों के लिए A लेवल्स और O लेवल्स, और दूसरी तरफ क्या है मजलूम और महकूमों की औलादें सारी जिंदगी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, कश्मीर में, गिलगित में मजलूमों और महकूमों की औलादें सारी जिंदगी हसरत नुमा जिंदगी गुजारती हैं। ऐसा नहीं होता, ये दोहरा निजाम है, और इस दोहरे निजाम के खिलाफ कश्मीर बगावत करता है, बगावत करता है, बगावत करता है कश्मीर। सोमवार 10 अगस्त को POK में तीसरे दौर के चुनाव का भी तमाशा था, जो पहले 2 दौर से भी ज्यादा फ्लॉप साबित हुआ। 10 अगस्त को POK में 11 सीटों पर वोटिंग तय थी, लेकिन लोगों के बॉयकॉट की वजह से 7 सीटों पर वोटिंग टाल दी गई और सिर्फ 4 पर वोटिंग हुई, लेकिन वहां भी वोटर ढूंढे नहीं मिले। तो पाकिस्तान अब धमकी पर उतर आया है। धरना जो है वो ख़त्म करें, ताकि उन सीटों के ऊपर भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के ज़रिए उनके नुमाइंदे जो हैं उस इलाके के उन हलकों के, वो भी जो है वो असम्बली को जो है वो ज्वाइन करें। जिन अनासर ने हथियार उठाए हैं, जिन अनासर ने आज़ाद कश्मीर के जो है वो आवाम को जो है वो वरगलाने की, रियासत को जो है वो नुकसान पहुंचाने की और दुश्मन के हाथों में खेलने की जो कोशिश की है, तो ऐसे अनासर को जो है वो उन मुकदमात को भी और कानून को भी जो है वो फेस करना पड़ेगा। करतूतें हमारी चेक कीजिए। कश्मीरी नौजवानों के मोटरसाइकिल्स को आग लगाई जा रही है। ये मोटरसाइकिल अकेले खड़े हैं, मोटरसाइकिल दहशतगर्द नहीं है, नौजवान वहां मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी अमलाक को और उनके मोटरसाइकिल्स को आग लगा रहे हैं। ऐसे तो दुश्मन की फौजें भी नहीं करती जब वो इलाके में घुसती हैं। आम आवाम की प्रॉपर्टी और अमलाक को तो ऐसे वो भी लूटते नहीं, आग नहीं लगाते जैसे ये लगा रहे हैं। मुनीर के फर्जी चुनावी ड्रामे से सिर्फ POK में बवाल नहीं है, बल्कि मुनीर की कठपुतलियां POK की सत्ता हथियाने के लिए आपस में भी भिड़ गई हैं। पहले 2 दौर के चुनाव में ही मुनीर ने नवाज शरीफ की पार्टी को सिंपल मेजोरिटी दिला दी, तो भुट्टो भड़क गए और शहबाज सरकार का काउंटडाउन शुरू कर दिया। मीरपुर पे डाका मारा, मुजफ्फराबाद पे डाका मारा, अब वो आपके तरफ देख रहे हैं। इनका ये गलतफहमी है कि आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में उनका हुकूमत बनना वाला है। ये तो इनका गलतफहमी है, इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है ना। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। गिनती तो शुरू हो चुकी है। ये और बात है कि भुट्टो शरीफ की नूरा कुश्ती का कोई अंजाम नहीं निकलना, क्योंकि POK ने UN में अर्जी लगा दी है कि ये फर्जी इलेक्शन खारिज किए जाएं और एक अंतरिम सरकार का गठन करवाया जाए। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मौजूदा कातिल हुकूमत और इसकी तरफ से रचाए गए डोंग इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है, जिसको मीरपुर डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम भी मुस्तरद कर चुके हैं और दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमें, इंटरनेशनल मीडिया भी अपने तफजात का इजहार कर चुका है। लिहाजा अवाम से अपील की जाती है कि वो इस डोंग इलेक्शन को मुस्तरद करें। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नई अबूरी हुकूमत और इलेक्शन के री शेड्यूल के मुतालबे को दोहराती है। POK में मुनीर की फौज अब तक करीब 125 लाशें गिरा चुकी है। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की जोर जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और पाकिस्तानी फौज ने इन्हें सिर पर, गर्दन पर और छाती पर निशाना ले लेकर गोलियां मारी। अब यूनाइटेड नेशंस इन कत्लों की स्वतंत्र जांच किए जाने के लिए भी कह रहा है। क्या मांगा था मैंने और आपने? क्या मांगा था मैंने और आपने?
जीने का हक मांगा और बदले में हमें क्या दिया गया? क्या दिया गया हमें? और फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों से मेरा ये सवाल है, जो पिछले 78 सालों से शराब का लाभ लपते रहे। पीओके में मुनीर बुरी तरह मात खा चुका है। खून खराबे और कत्लेआम की तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया पर छाई हुई हैं। यहाँ तक कि कतर जैसे मुस्लिम देश भी उसे बख्शने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया भले ही खामोश है, लेकिन मुनीर से आजिज आ चुके पाकिस्तानी पीओके के नाम पर सोशल मीडिया में उसे भर भर कर गालियां सुना रहे हैं। 13 अगस्त को पीओके के ऐलान के नाम से मुनीर को दौरे पड़ने लगे हैं। उसका पागलपन और बढ़ता जा रहा है और इसी पागलपन में वो और भी अंधाधुंध गोलियां चलवा रहा है। झारखंड में कल भी इंकलाब होगा। बीजेपी ने कल झारखंड बंद का ऐलान किया है। एबीवीपी ने कल झारखंड विधानसभा घेरने का ऐलान किया है। रांची में आज सुबह से शाम तक एक ही तस्वीर दिखी, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले खूब चले। विधानसभा से खदेड़े जाने के बाद झारखंड के आंदोलनकारी छात्र वापस जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच गए हैं। ईडी भी रांची पहुंच रही है। छात्रों का यह कहना है कि अब सोरेन के मंत्रियों से कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ सीएम से होगी। रांची का जंतर मंतर जंग का मैदान बन गया। हर घंटे हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोरेन के सबसे खास अफसर जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। सात लेयर का बैरियर भी छात्रों का रास्ता नहीं रोक पाया। झारखंड पुलिस की 7 लेयर बैरिकेडिंग को छात्रों ने खेल खेल में तोड़ दिया। हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को विधानसभा पहुंचने से रोकने के लिए बॉर्डर की तरह कटीले तारों की बाड़ लगाई। वो कटीले तार भी आंदोलनकारी छात्रों का रास्ता नहीं रोक पाए। एक तो चोरी भी कर रहा है और सीना चोरी भी, ये कहां तक उचित है आप बताइए। हम छात्र शांतिपूर्ण मार्च के लिए बोल रहे थे, हम लोग को ऐसा आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहा है, ये कहां तक सही है। झारखंड पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, लेकिन वो भी छात्रों को रोकने में नाकाम रहा। वाटर कैनन की बौछार में छात्र डांस करने लगे। झारखंड पुलिस ने छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए लाठियां भांजी। कुछ छात्रों की पीठ लाठी मारकर लाल कर दी गई। बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं, अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। रांची में कुछ छात्रों को सीधे सिर पर लाठी मारी गई। माथा में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है। अंत में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी चला दिए। तड़ातड़ गोले मारे गए, लेकिन सोरेन छात्रों का जोश ठंडा नहीं कर पाए। आंखों में जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खड़े थे। हाँ, बिना बोले। जो लोग, जो नेता, जो पार्टियां जुलाई के महीने में छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पर सवाल उठा रहे थे, अगस्त के महीने में वही लोग, वही नेता, वही पार्टियां छात्रों पर जुल्म ढाने लगे। हम लोग का साथ अन्याय क्यों कर रहा है इतना सरकार? मर जाए हम लोग। आपको भी लगा? हम लोग अभी मुंह में पूरा आंसू गैस में लग गया, क्या करेगा आदमी? मर जाएगा।
ये तानाशाही है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर्ड डेट देखो 2022 में एक्सपायर्ड थी ये, 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये सरकार इतनी करप्ट है, एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। सोरेन सरकार के पुलिसिया इंतजाम और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने से रोक नहीं पाए। हजारों छात्र सड़क छोड़ खेत के रास्ते विधानसभा भवन तक पहुंच गए। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो को उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर विधानसभा तक पहुंचा दिया। देवेंद्र महतो एक हाथ में तिरंगा झंडा और दूसरे हाथ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर आए। मेरा सलाइन चल रहा है, 9 दिनों से भूखे हैं। मैं अपने मेरा इतना तबीयत खराब है, बहुत तकलीफ है, दर्द है, लेकिन मायने नहीं रखता ये सब। देखिए हमको आगे जाने से रोका जा रहा है, कितना मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। ऑलरेडी मेरा तबीयत खराब है और यहाँ लाठी चार्ज, आंसू गोला, टीयर गैस, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। ये तो गलत है, ये कायरता को दर्शाती है सरकार को। सरकार मांग पूरी करने का घोषणा करे, नहीं तो इसको कुर्सी को दिक्कत है, कुर्सी को खतरा है। रांची में अंधेरा होते ही झारखंड पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। विधानसभा बिल्डिंग के गेट पर बैठे छात्रों को चुन चुन कर मारा गया। पुलिस ने दिन में भी बल प्रयोग किया था, लेकिन रात के वक्त बल प्रयोग की इंटेंसिटी बढ़ गई। पुलिस विधानसभा खाली कराने का ऑर्डर मान रही है और छात्र हेमंत सोरेन के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर रहे हैं। सरकार के जिस तानाशाही है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हजारों लाखों हजारों दम सैनिक पुलिस छावनी में तब्दील करके मारने का भगाने का काम किया। प्रशासन के द्वारा हम लोग को यहाँ से भगाने का काम कर रहे, हमारे साथी को मारने का काम कर रहे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? हेमंत सोरेन, आप इतना तानाशाह नहीं हो जाइए। ये छात्र नौजवान आपको सत्ता पर बैठाया है, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा। अब वार्ता जो है सो सीधे सीएम से होगा, उनका अलचार बेलचा से वार्ता नहीं होगा। उन लोग के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है। किसी तरह का अनाउंसमेंट किया गया, अब सीएम से वार्ता हुआ था। झारखंड के इस छात्र आंदोलन का कंपैरिजन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट से होना लाजमी है। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हजारों छात्र थे, लेकिन दिल्ली के शहरी क्षेत्र का कंजस्टेड इलाका होने से वहां छात्रों की तादाद ज्यादा लग रही थी। रांची में नई विधानसभा खुले इलाके में बनाई गई है। यहां विधानसभा के आगे पीछे खेत ही खेत हैं, इसलिए झारखंड में ज्यादा छात्र होने पर भी तादाद ज्यादा नहीं लगती। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनकारी छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। झारखंड के छात्र किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, वो घपले घोटाले से हुई परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मर जाएंगे, सरकार से लड़ेंगे, चल जाएगा। ये पुलिस को इज्जत कर रहे थे उस टाइम से, पार्टी मना रहे। हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि हम सीआईडी और ईडी की जांच करा रहे हैं, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल कर देंगे। छात्रों की मांग है कि सीआईडी हटाओ, सीबीआई से जांच कराओ, साथ में ईडी को भी जांच सौंपो। क्या निरंकुश सरकार है, क्या कायरता है सरकार पे, कितना डरपोक है सरकार। इतना ज्यादा छात्र का आवाज को दबा देना जो पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया में गूंजा, यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं, इसका जांच होगा तो। इस बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज कर ली है। कोई भी जांच शुरू होने से पहले ECIR दर्ज की जाती है। ईडी की टीम तैयार हो रही है। सीबीआई को रांची पहुंचने के लिए राज्य सरकार की इजाजत चाहिए। ईडी को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। सवाल है कि अगर ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसी जांच कर ही रही है तो छात्र सीबीआई पर क्यों अड़े हैं?
दरअसल ईडी सिर्फ पैसों के अवैध लेन देन की जांच करती है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई पूरी गड़बड़ियों की जांच सीबीआई ही कर सकती है। इस बीच रांची में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। जिस वक्त छात्र विधानसभा घेरने निकले थे, ठीक उसी समय झारखंड सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व आईएएस अधिकारी खियांगते को कांके रोड पर बने उनके बंगले से अरेस्ट किया गया। झारखंड में छात्र आंदोलन शुरू होते ही खियांगते ने पद से इस्तीफा दे दिया था और आज उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। एल खियांगते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी अफसरों में से एक रहे हैं। वो झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी रह चुके हैं। खियांगते पर आरोप है कि उनकी सरपरस्ती में ही जेपीएससी को नौकरी की दुकान बना दिया गया। 40 लाख से 60 लाख रुपए की रेट लिस्ट बनाकर नौकरियां बेची गई। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी के बर्खास्त अध्यक्ष खियांगते ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको हरवाने की भरपूर कोशिश की थी और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को फोन करने पर निशिकांत दुबे के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया था। निशिकांत दुबे लिखते हैं कि जिस पार्टी को जिताने की उन्होंने साजिश रची, उसी पार्टी ने उनको जेल भेज दिया। झारखंड बने हुए 26 साल हो गए, लेकिन 26 सालों में जेपीएससी ने सिर्फ 14 परीक्षाएं ली। जेपीएससी की हर परीक्षा में विवाद हुआ और इस साल 14वीं जेपीएससी की प्री परीक्षा छात्र आंदोलन के बाद पूरी तरह से रद्द कर दी गई। रांची में मौजूद इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर ने सैकड़ों आंदोलनकारी छात्रों से बात की। उनके बीच सबसे ज्यादा गुस्सा अभय तिवारी को लेकर है। छात्र बार बार अभय तिवारी का नाम लेते हैं। जानते हैं अभय तिवारी कौन है? अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल बीएसओ परीक्षा का रैंक होल्डर है। अभय तिवारी का भाई भी जेएसएससी सीजीएल बीएसओ परीक्षा का रैंक होल्डर है। अभय तिवारी की भौजाई को भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से नौकरी मिली। अभय तिवारी की साली को भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से सरकारी नौकरी मिली। अभय तिवारी का साला भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करके सरकारी अफसर बन गया। अभय तिवारी के ममेरे भाई को भी जेएसएससी सीजीएल से सरकारी नौकरी मिली। अभय तिवारी के चाचा के साढ़ू का बेटा भी सरकारी नौकरी पा गया। अभय तिवारी के साले का मौसेरा भाई भी सरकारी नौकरी पा गया। अभय तिवारी के मौसा के भाई का बेटा भी जेएसएससी सीजीएल पास कर गया और उसके बहनोई का भांजा भी जेएसएससी सीजीएल से सरकारी नौकरी में आ गया। रांची में आंदोलन करने के लिए मजबूर छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करो। हेमंत सोरेन की सरकार कह रही है कि कुछ भी करा लो, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं करें। लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, आगे क्या कोई बातचीत हुई जो आपकी मांग रह गई थी? हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। अभी हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। उसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई सब रद्द हो और सीबीआई जांच हो। लेकिन ऑन स्पॉट पर जेएसएससी सीजीएल अभी रद्द का हम लोग मांग करते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अभय तिवारी ने ऐसे परिवार कल्याण स्कीम चलाई कि उसके भाई भाभी से लेकर साले और साड़ू के बेटे तक सब एक ही बार में साहब बन गए और झारखंड के कॉमन स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी ही करते रह गए। अब वही छात्र अपना हक मांगने के लिए सड़क पर आ गए हैं। सबको खदेड़ खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का कार्य करते हैं। अभय तिवारी झारखंड सीआईडी के कब्जे में है। सीआईडी ने उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया था। अभय तिवारी के बारे में छात्रों के बीच हल्ला है कि झारखंड में नौकरी चोरी के सिंडिकेट का किंग पिन वही था। सीआईडी भी अभय तिवारी को मास्टरमाइंड मान रही है। अभय तिवारी सरकारी नौकरी करते हुए टीडीपीएल नाम की एक प्राइवेट कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी था। इसी टीडीपीएल कंपनी को झारखंड में नौकरी वाले एग्जाम्स कंडक्ट कराने का ठेका दिया गया था। टीडीपीएल में अभय तिवारी नाम बदलकर मनोज तिवारी बनकर काम करता था। झारखंड के छात्रों ने यूं ही विधानसभा नहीं घेरा, सालों साल तक उनकी नौकरियां लूटी गईं। अभय तिवारी जैसे लोग सिंडिकेट बनाकर नौकरी चोरी करते रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को एंड टू एंड सारे काम दे दिए।
टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर ने पहले जेएसएससी से परीक्षा कराने का एग्रीमेंट किया। जेएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसी बीच टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल से सरकारी नौकरी पा जाता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अभय तिवारी के सारे रिश्तेदार भी बहाल हो जाते हैं। इसके बाद जेएसएससी में ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल की एंट्री होती है। 14वीं जेपीएससी की प्री परीक्षा में अभय तिवारी का भाई अक्षय तिवारी, उसकी भाभी और टीडीपीएल का अकाउंटेंट रक्षक सिंह भी पास हो जाते हैं। सीआईडी ने ओएमआर शीट में हेराफेरी के आरोप में अभय तिवारी के साथ रक्षक सिंह को भी गिरफ्तार किया है। 14वीं जेपीएससी की प्री परीक्षा का रिजल्ट आउट होते ही झारखंड के छात्रों का गुस्सा भड़कने लगा। छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तो अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई। 14वीं जेपीएससी प्री परीक्षा का रिजल्ट कैंसिल किया गया। जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, फिर 3 सदस्यों का इस्तीफा हुआ और आज जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते की गिरफ्तारी भी हुई। झारखंड के छात्रों के सामने नौकरी चोरी की पूरी पिक्चर क्लियर है। छात्रों की मांग बड़ी सिंपल है। मांग यह है कि अभय तिवारी और टीडीपीएल ने जो परीक्षाएं कराई उन सबको रद्द किया जाए, उन सभी परीक्षाओं की जांच कराई जाए। हेमंत सोरेन की सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई चांस नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये प्रोटेस्ट आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। इस एग्जाम को लेकर हम लोग विगत 2-3 साल से ऐसे ही लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को बार बार बहला फुसलाकर किसी भी तरह हम लोग को रोक दे रही थी। इस बात को कि आपके पास क्या सबूत है, क्या गवाही है आपके पास। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन माननीय मुख्यमंत्री से सिर्फ एक है कि अभय तिवारी है कौन जो सीजीएल रैंक 2 लेकर आता है और आपके सीजीएल में इसका जॉब होता है? कौन है ये? इसका हमको जवाब दीजिए। क्या अभय तिवारी झारखंड में नौकरी बेचने का सिंडिकेट अकेले चलाता था? जवाब है नहीं। जेपीएससी के चेयरमैन की गिरफ्तारी और 3 सदस्यों का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि नौकरी बेचने का सिंडिकेट बहुत बड़ा था। इसीलिए हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई जांच से बच रही है और छात्रों को लाठी मार रही है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों का कहना है कि अब सरकार से तभी बातचीत होगी जब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होगी। उससे पहले सरकार से कोई बात नहीं होगी और बात भी होगी तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात होगी, मंत्रियों से कोई बात नहीं होगी। लाठी जो चार्ज किए हैं ये हमको लगता है सरकार के अंदर नैतिकता नहीं है, उसके आग का पानी मर गया है। एक तरफ आप केक काट रहे हैं, एक तरफ आप अपना बर्थडे के खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ 50,000 छात्र जो है सड़कों पर है, उस पर लाठियां बरसा रही है। नई दिल्ली से लेकर रांची तक खेल पलट रहा है। जुलाई में जंतर मंतर हुआ तो छात्रों का गुस्सा केंद्र की सरकार और बीजेपी की तरफ था। अगस्त में हेमंत सोरेन पर गुस्सा निकल रहा है। जो जुलाई में छात्रों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे वो अगस्त में मुंह बंद करके बैठे हैं। और अब बात ईरान और अमेरिका की जंग की। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है तब तक अमेरिका से कोई डील नहीं हो सकती। और इसी बीच इजराइल ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। मिडिल ईस्ट में मिल रहे झटकों के बीच ट्रंप की रेटिंग रिकॉर्ड लेवल तक गिर गई है। अमेरिकी जनता बढ़ती महंगाई से नाराज है और इसके लिए लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को ही जिम्मेदार मानते हैं। चुनौतियों के इस चक्रव्यूह ने 3 महीने बाद अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। हॉर्मुज पर ईरान ने नाका लगा दिया। नेतन्याहू ने गजा पीस प्लान को खारिज कर दिया। बढ़ते खर्च ने अमेरिकी जनता का मूड खराब कर दिया। ईरान से जंग छेड़कर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे चक्रव्यूह में घिर गए जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। ट्रंप के सामने चुनौतियों के पहाड़ खड़े हो गए हैं।
अमेरिकी जनता ठेंगा दिखा रही है, रेटिंग गिरी जा रही है, महंगाई चढ़ी जा रही है, हथियार खत्म हो रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, हॉर्मुज बंद है। एमएजीए को ये नापसंद है। ट्रंप के सामने वॉर का बिल पेमेंट के लिए आ चुका है। अब ट्रंप के सामने चैलेंज है कि वो ईरान से निपटें, इजरायल को मनाएं, इकॉनमी को संभालें, हथियार का जुगाड़ करें, अपनी गिरती हुई रेटिंग को सुधारें या फिर सेकेंड टर्म में शर्मनाक शिकस्त के लिए तैयार रहें। ईरान के मामले में ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के 39वें प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जैसे हालात में पहुंच गए। 1979 में जिस तरह जिमी कार्टर तेहरान पर अमेरिकी एम्बेसी के अटैक के बाद अपने देश की जनता की नजरों में गिर गए थे, उसी तरह आज ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी पाताल लोक की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 30 से 35% के बीच डोल रही है, जो किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के सेकेंड टर्म में सबसे कम है। ईरान से युद्ध के लिए सपोर्ट कम हो रहा है, रहन सहन का खर्च बढ़ने से अमेरिकन एंग्री हैं। 63% अमेरिकी नागरिक युद्ध के सख्त खिलाफ है। जनता की नाराजगी का आलम यह है कि अमेरिका के मिशिगन जैसे रिपब्लिकन रेड स्टेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के अरब मूल के कैंडिडेट अब्दुल अल सैयद ने इजरायली लॉबी के सपोर्ट वाली तजुर्बेकार सांसद को शिकस्त दे दी है। ये नतीजे असल में 3 महीने बाद होने वाले अमेरिकी संसद के मिड टर्म इलेक्शन की बानगी हैं, जिन्होंने ट्रंप का मूड खराब कर दिया है। ईरान के वॉर ने मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी तक अमेरिका के दबदबे को मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन की जंग है, दूसरी तरफ हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिकी सेना का हाथ तंग है। नतीजा यह है कि अमेरिका का हथियारों का जखीरा वार्निंग साइन दिखा रहा है। अमेरिका के युद्ध विभाग ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को चिट्ठी लिखकर अगले 21 दिनों में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान पेश करने को कहा है। अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल्स, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और टॉम हॉक जैसी प्रिसीजन मिसाइलें खात्मे के डेंजर जोन में हैं। चूंकि चीन का चैलेंज बड़ा है और भविष्य में अमेरिका का उससे मुकाबला तय है, इसीलिए अमेरिका की तीनों सेनाओं के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सुझाव दिया है कि अमेरिकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो ईरान के साथ बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें, वरना चीन से निपटने की कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये खबर लीक होने के बाद ट्रंप अपने एडवाइजर्स पर भड़के हुए हैं। वहीं ईरान है कि अमेरिका को अपनी पुश्त पर हाथ नहीं धरने दे रहा है। जंग के लेटेस्ट राउंड के बाद ईरान ने अमेरिका के सामने डिमांड्स की लंबी चौड़ी लिस्ट रख दी है और कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खुलेगा जब अमेरिका ये डिमांड्स मान लेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए महज एक समुद्री रास्ता भर नहीं है, ये केवल आर्थिक लाइफलाइन नहीं है, बल्कि इसके भूगोल की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की ताकत और हमारी क्षमता का हिस्सा है और हम अपनी इस ज्योग्राफी का भरपूर लाभ उठाएंगे। और दुश्मन हमारी इस ताकत की वजह से मजबूर हुआ है। हॉर्मुज को खोलने के लिए दुश्मन को ईरान की शर्तें माननी ही होंगी और उसको ईरान और ओमान और दूसरे देशों के साथ चल रही हमारी बातचीत में दखल अंदाजी से बाज आना होगा। दुश्मन को ईरान में दखल देना बंद करके हमारी शर्तें मान लेनी चाहिए। जैसे ही वो हमारी शर्तें मानेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यकीनन खुल जाएगा। ट्रंप की दिक्कत यह है कि ईरान ने उसे ठीक उसी तरह अपने जाल में फंसा लिया है जिस तरह 1979 में जिमी कार्टर को फंसाया था। कार्टर को इसकी कीमत व्हाइट हाउस से बेआबरू रुखसती के साथ चुकानी पड़ी थी। अब ट्रंप की तरफ से ईरान से नेगोशिएट कर रहे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी मान रहे हैं कि ईरान से निपटना आसान नहीं। It seems like we're making progress, and then it seems like we're not. Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. And I do think that where we will ultimately land, it's going to be messy and it's going to take some time to get there.
Where we will ultimately land, as you see, oil I think was at $79 today. Those oil prices are going to come down and stay down. Iran will never have a nuclear weapon, and the United States will be in a stronger position. But we're kind of in the middle of the game, and I think people are trying to prejudge exactly how this is going to go. I can tell you with confidence it's going to go in a place that is good for the United States of America, but we're going to use all the tools that we have, military, economic, diplomatic, to make sure we bring this thing to the right resolution. ईरान को पता है कि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों ही प्रेशर में हैं और ईरान के नेगोशिएटर इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ईरान की लीडरशिप लगातार ये कोशिश कर रही है कि अमेरिका से नाक रगड़वाए, सारी दुनिया के सामने माफी मंगवाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना सीधे सीधे अमेरिकी इकोनॉमी को चोट कर रहा है। अमेरिका में तेल गैस महंगा हो रहा है, ईंधन महंगा होने से आना जाना, रहना खाना सब कुछ महंगा हो रहा है। हालात सुधारने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑयल पर फेडरल टैक्स हटा दिया है। ऑयल रिजर्व से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके चलते अमेरिका के ऑयल रिजर्व भी डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं। फिर भी महंगाई काबू में नहीं आ रही है। अमेरिकी जनता इसके लिए सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रही है। ध्यान बटाने के लिए ट्रंप ने एक बार फिर से डील वाला दांव चला। गाजा में हमास के साथ पीस डील का ऐलान किया, मगर उनकी इस डील को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद सरेआम खारिज कर दिया। इजराइल 15 पॉइंट प्लान को सिरे से खारिज करता है। मैंने लोगों को कहते सुना कि उन्होंने मुझे ऐसा कहते नहीं सुना था, लेकिन यहाँ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इजराइल 15 पॉइंट प्लान को खारिज करता है। इजराइल की सेना तब तक गाजा से नहीं हटेगी जब तक हमास हथियार नहीं डाल देता, और हमास के हथियार डालने से हमारा मतलब है कि वो अपने भारी हथियार नहीं डालता। उनके पास छोटे मोटे हथियार भी हैं, वे भी उन्हें देने होंगे। उन्हें हवा में नहीं, वास्तव में हथियार डालने होंगे। हम अमेरिकी लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें क्या शर्तें मंजूर होंगी और कौन सी बातें नामंजूर हैं। हमको पता है कि अपनी बात पर कैसे अड़े रहना है। हम पहले भी ये साबित कर चुके हैं, हम फिर से ये बात साबित कर रहे हैं। इसके अलावा इजरायली सेना हमारे नागरिकों के खतरे से निपटती रहेगी, क्योंकि इजराइल का अस्तित्व और हर इजरायली नागरिक की हिफाजत का मसला ऐसा है जिस पर हम समझौता नहीं करेंगे। हम इसके लिए डटे रहेंगे। अब डील मेकर डोनाल्ड अपने पॉलिटिकल कैरियर के दोराहे पर खड़े हैं। ईरान की शर्त मानते हैं तो सरेंडर वीर कहलाएंगे, नहीं मानते तो चुनाव हार जाएंगे। जंग लंबी खींचते हैं तो चीन के मुकाबले में अमेरिका कमजोर होगा। युद्ध की दुकान समेटते हैं तो अमेरिका का डर खत्म होगा। इसीलिए ट्रंप को तलाश है ऐसे नुस्खे की जिससे वो हार में भी जीत बता सके।